पीएचडी के दौरान मैं बहुत साधारण सा रिसर्च वर्क कर रहा था। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, साहित्य इतिहास मेरा क्षेत्र रहा शोध का, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सारे के सारे कवि, आलोचक, साहित्यकार वही शुक्ला, चतुर्वेदी, द्विवेदी हो क्या है? एक शोधार्थी के नाते में बहुत चिंतित था इस बात से कि पूरा आदिकाल पढ़ जाओ, पूरा भक्तिकाल पढ़ जाओ, पूरा रीतिकाल पढ़ जाओ, दलित गायब क्यों है? और जब मैंने ये सवाल अपने सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने बहुत अबोध तरीके से कहा, विजेंद्र उस समय इस तबके के पास लिखने पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए इनका साहित्य शायद दलित साहित्य में नहीं दिखाई दे, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं दिखाई दी। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि 800 साल का आपने साहित्य का इतिहास लिया और कोई प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं थी, तो लिखने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल अलिंद ऐश्वर्य चाहिए ही थे किताब छापने। आपने कुल जमा के बाद बात बोलनी थी, कोई और भी लिख देता या और नहीं भी लिखता, सुनी रहती। वेद भी तो चल रहे थे ना आपके तो सो कॉल्ड श्रुति परंपरा से। फिर मैंने वह किया कि बजाय वहां जाने के देखे गिनने वाले क्या कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में दलित साहित्य है ही नहीं, उन्होंने किस प्रक्रिया से, किस हिस्टोरिकल प्रोसेस से ये काम किया था, डेटा कैसे कलेक्ट किया था, गणना कैसे हुई थी, गिनती कैसे हुई थी। आपको हैरानी होगी उस प्रक्रिया को देख। मैंने पाया कि यह हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, उसकी एक पुस्तक संकलन योजना के तहत, नागरिक प्रचारणी सभा वही सुधाकर पांडे, पद्माकर पांडे, आपको याद होगा काशी के काम में। तो फिर मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की। दो चीजें बड़ी रोचक बता दी। पहली बात, हिंदी की पांडुलिपि संकलन योजना कभी चलाई ही नहीं, संस्कृत की पांडुलिपि संकलन योजना चल रही थी और नागरिक प्रचारणी सभा ने यह आग्रह किया कि वे लोग जो संस्कृत की पांडुलिपियों के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, वे हिंदी की भी पूछ लें और उससे जो मिलेंगे उसके आधार पर हम हिंदी साहित्य के एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश करें। Then I looked at the names and addresses of enumerators, कि वे कौन से लोग थे जो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और ये पांडुलिपि गांवों से इकट्ठी कर रहे थे। और आपको हैरानी तो नहीं होगी कि वो लोग कौन थे? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि उनके सरनेम क्या है? बड़ी आसानी से भेज। अब जरा सोचिए, 1910 से 1920, 19 के बीच का समय, ये लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पांडे जी, झा जी, शर्मा जी, वो जाकर गांव में कहां रुकेंगे? गांव में तो कोई होटल होगा नहीं ना, हो तो गांव में जाकर वे किसी शुक्ल जी, किसी पंडित जी के गांव के पास रुकेंगे और वहां से पांडुलिपि जो मिलेगी उन्हें इकट्ठी करेंगे। If the data collection is flawed, if it is filled with biases, is it difficult to understand what the outcome will be? आपने जिस प्रक्रिया से, जिस अशुद्ध प्रक्रिया से इस डेटा का संकलन किया, वह सुनिश्चित करता है कि 800 साल के इतिहास में आपको दलित लेखक मिल ही नहीं सकता। गिनने की प्रक्रिया तय करती है कि अंततः आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस डेटाबेस को आपने निकाला, यानी कि पंडवाकर पांडे, सुधाकर पांडे परिवार, उसने इकट्ठी करवाई, कुछ और उसी समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और अंत में शुक्ल जी के चरणों में रख दिया। अब आचार्य शुक्ल इसके आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह रिप्रेजेंटेटिव हिंदी साहित्य का इतिहास होगा? क्या उसमें प्रतिनिधित्व होगा? इस बात की कोई गुंजाइश आप कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट बहुत सरल सी है। मामला केवल गिनने के लिए दबाव डालने का नहीं है, गिनने की सारी प्रक्रिया पर एकदम माइक्रोस्कोपिक नजर रखने की जरूरत है। वे कौन सा क्वेश्चनर बना रहे हैं, उस क्वेश्चनर के बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व है कि नहीं। जब 2001 की जनगणना हो रही थी, 2000 से शुरू होती है, संयोग से मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में तभी मेरी नियुक्ति हुई और चूंकि मैं हिंदी अंग्रेजी बोलबाल लेता था, तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने
मास्टर ट्रेनर नाम की पोजीशन में जनगणना के लिए रख दिया, जिसका मतलब यह था कि उस दौरान जो जनगणना होगी, उस जनगणना में 101 या 105 इन्यूमरेटर्स मेरे अंतर्गत अलग अलग जगहों में त्रिनगर के अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे और इन्यूमरेशन करेंगे। और उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं उनके बायसेस को समझ रहा था, मसलन एक बहुत साधारण सा सवाल था जो फर्टिलिटी चेक करने के लिए था कि 0 से 5 साल के बच्चे जो नई माताएं हैं उनके बीच फर्टिलिटी का क्या लेवल है, उसके लिए था। अब ये साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सवाल तो पूछा नहीं जा सकता, महिलाओं से आप कैसे पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो अनुमान लगा लीजिए कि किस मोहल्ले में खड़े हैं, और वो मोहल्ला अगर मुसलमानों का मोहल्ला है तो आप 4 फालतू लिख दीजिए, और हिंदुओं का मोहल्ला है तो कम लिख दीजिए। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि सारा का सारा एनुमरेशन ऐसा ही होता है। आई एम मेयरली सेइंग दैट द बायसेस creeps to the every level of this architecture, and hence you need to work for mitigation of these biases at every level. आप किन्हीं एन्यूमरेटर बनाएंगे, उनमें प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, क्या उनके बायसेस हैं, क्या वो जब जामा मस्जिद जाते हैं तो एक तरह से सवाल पूछते हैं और जब गांधीनगर जाते हैं तो दूसरी तरह से सवाल पूछते हैं, या जब वो डेटा इकट्ठा होगा तो वे एल्गोरिथम्स जो एल्गोरिथम्स उससे डेटा पिक करेंगी, क्या आपने उनका सोशल ऑडिट करा लिया है? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं पूरे के पूरे एल्गोरिथम राइटिंग में जो सोशल ऑडिट कर सके और एल्गोरिथम्स में बायस तो नहीं जा रहे उसे देख सके? मैं पिछले 10 साल में ऐसे दलित डेवलपर्स से नहीं मिल पाया हूं जो मुझे दावा करके ये कह सके कि अगर उनके सामने एल्गोरिथम रखी जाएगी तो वो उसमें कास्ट बायस जा रहा है या नहीं जा रहा उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन सब जगह कम है, गूगल में भी कम है, और जो और बड़े आईटी की बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी कम है, और इनसे एक्सपोजर बहुत जरूरी है। बिना इस एक्सपोजर के लिए आपके लिए एल्गोरिथम से बायस को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो हम सबको इस बात के लिए बाध्य करता है कि भैया ईवीएम में जो आप एल्गोरिथम डालते हैं, ईवीएम में भी तो आप रोज करते हैं ना, हर बार इलेक्शन से पहले प्रोग्रामिंग, तो उस एप्रॉन के प्रोग्राम को जरा सामने रख दीजिए, लोग देख के बता दें कि उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, उतना नहीं सहमत कर पाए। इसलिए गिनने के सवाल को राजनीतिक सवाल की तरह देखें, ये मेरी आपसे आरजू है, ये राजनीतिक सवाल ही है, और जब अगर ये राजनीतिक सवाल है तो इसके लिए समाधान और इसके लिए दबाव, उसका भी राजनीतिक होना अनिवार्य है। अंत में बस इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, सौभाग्य है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर हमसे पहले हो गए हैं, डॉक्टर फुले हमसे पहले हो गए हैं, आंचा जी हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए पहले से हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अब सवाल पूछने की कुव्वत आ गई। बस इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुव्वत से सवाल नहीं आएगा, सवाल पूछने की हिम्मत भी रखिएगा। अगर हम इस सवाल पूछने की जो कुव्वत हमारे पास आई है उसे सवाल पूछने की हिम्मत के साथ जोड़ पाएंगे तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम फिर से उन मुट्ठी भर लोगों द्वारा लगातार उनके वर्चस्व में रहने के लिए शापित हैं। ऐसा कतई अनिवार्य नहीं है। देश हमारा है, हम इसे हासिल करते रहेंगे।